ये आया सर। अरे सर समझ में नहीं आया सर, पार्शियल फ्रैक्शन समझ। अरे मैथमेटिक्स में क्या पढ़ के आए फिर? अब मैथमेटिक्स मत खुलवाओ यार, इतना तो पहले भी समझा दिया था, कर लोगे ना बेटा। ये पोल ने भी मिलके देखो, जब ये 1/2 ये अपन ने बाइफरकेट किया तो ये 1/2 वैल्यू जो यहाँ आई थी, इसमें कौन कौन शामिल था? ये पोल भी शामिल था, ये और ये भी शामिल थे, सब शामिल थे। टाइम रिस्पॉन्स इसके लिए कैसे डिफाइंड है? सिस्टम के लिए, सिर्फ और सिस्टम के लिए। अब ये तो डिके फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है नहीं, तो डिके फंक्शन के लिए डिके वाला करना पड़ेगा। हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। स्वागत करता हूं मैं एसके पाटीदार आपका प्लेटफॉर्म जी सेंट्रिक पर, जहां पे हम कंट्रोल सिस्टम की जर्नी में डुबकियां लगा रहे हैं। भैया लास्ट टाइम हमने क्या कर लिया सर? हमने रिस्पॉन्सेस की बात कर ली, इंपल्स रिस्पॉन्स क्या होता है समझ लिया, यूनिट स्टेप क्या होता है समझ लिया, रैम क्या होता है समझ लिया, रिलेशन समझ लिया, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, गेट में जो क्वेश्चन आएंगे उसमें दिया रहेगा द इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इज, टाइम डोमेन में दिया है तो हमें पता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंपल्स रिस्पॉन्स इज नथिंग बट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। तो या तो डायरेक्ट दे दे कि द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज गिवन दिस, या फिर इनडायरेक्टली दे दे द इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इज गिवन इज दिस, और वो टाइम डोमेन में दिया रहेगा, उसका लाप्लास ले दीजिएगा, ट्रांसफर फंक्शन आपके हाथ में रहेगा। कंट्रोल सिस्टम में किसके इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछे जाएंगे? सर ऑब्वियस सी बात है, ट्रांसफर फंक्शन के इर्द गिर्द पूछे जाएंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात? यस सर, एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन। चलो आज आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज के इस लेक्चर में आप जान जाएंगे कि टाइम कांस्टेंट नाम की चीज क्या होती है, टाइम कांस्टेंट चिड़िया क्या होती है ना। इसके अलावा भी आप जान जाएंगे, डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे, आज नहीं हुआ तो अगली क्लास में चर्चा करेंगे, फाइनल वैल्यू थ्योरम, इनिशियल वैल्यू थ्योरम की चर्चा करेंगे, और उसके बाद जल्दी से थ्योरी को वाइंड अप करके ढेर सारे क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहे हैं। भैया ये मत सोचना कि सर ने 2 क्वेश्चन कराए, अरे टोटल 300 क्वेश्चन करवाने हैं आपकी कंट्रोल सिस्टम में। आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं। स्वागत करता हूं मैं आपका फिर से अपने प्लेटफॉर्म जी सेंट्रिक पर। आइए जरा करते हैं शुरू। ये आप लोगों के लिए मैं एक ट्रांसफर फंक्शन लिया हूं, और इस ट्रांसफर फंक्शन में इनपुट दूंगा मैं r ऑफ s, और इससे मैं आउटपुट ले लूंगा c ऑफ s। आप सभी लोगों की परमिशन है इस चीज के लिए, है ना? अच्छा बेटा, अब आप में से बहुत सारे, एक्चुअली क्या है कि इतने टाइम से चीज़ों को पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को एनकाउंटर कर रहे हैं, तो इतनी छोटी छोटी सिली चीज़ें भी आपके दिमाग में आ सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि सर दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम, बट ये तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है ना बेटा। ये ओवरऑल क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, यूनिट फीडबैक भी है, उस सिस्टम को सिंगल ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर दिया। ये किसी भी सिस्टम का क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, ध्यान रखिएगा, है ना। इसके अंदर, इस सिस्टम के अंदर हमने फीडबैक लगाया हुआ है, और फीडबैक लगाने के बाद जो फाइनल क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आया है ना, वो इस ब्लॉक में लिख दिया, दैट्स इट। अब कहानी सिर्फ सिंपल है, इनपुट का इससे मल्टीप्लाई कीजिए एंड यू विल गेट द आउटपुट। ठीक है, आइए सर, मान लो इनपुट पे मैं आपको यूनिट स्टेप दे दिया। यूनिट मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 है। यूनिट स्टेप में यदि मैग्नीट्यूड बढ़ाना चाहें, हम 2 कर दें, 3 कर दें, 4 कर दें, वो आपकी मर्जी है। ठीक है साहब, यूनिट स्टेप दिया तो मैं आपको पूछ सकता हूं क्या कि रिस्पॉन्स आपको क्या मिलेगा? आप सभी लोग बोलोगे कि सर जो भी रिस्पॉन्स मिलेगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे भैया? स्टेप रिस्पॉन्स। क्या सी ऑफ एस को स्टेप रिस्पॉन्स बोलते हैं? नहीं 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 नहीं, सी ऑफ टी को बोलते हैं स्टेप रिस्पॉन्स। अभी तक तो यही सीखा है सर हमने। बात बन गई। अच्छा, सी ऑफ टी फाइंड करके लेके आ सकते हैं क्या? बिल्कुल लेके आ सकते हैं सर। क्या करने वाले हो ये समझा कि आपको कुछ और आपके दिमाग के ढक्कन खोलना चाहता हूं मैं। सर सी ऑफ एस जो है आपने सिखाया है फॉर दिस पर्टिकुलर कहानी 1/s मल्टीप्लाई विथ s+1 डिवाइड बाई s+2। किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसमें, है ना? अच्छा, पार्शियल फ्रैक्शन से इसको थोड़ा सा तोड़ लेते हैं, उसके बाद इनवर्स ले लेंगे तो सी ऑफ टी मिल जाएगा राजा। चलो आ जाओ जरा, सी ऑफ एस पार्शियल फ्रैक्शन पता है, समथिंग डिवाइड बाय एस, समथिंग डिवाइड बाय s+2। नाउ पार्शियल फ्रैक्शन करिए बेटा। ओके सर, एस की जगह रखेंगे 0 इस एंटायर कहानी में, और इसको छिपा देंगे। सो 0 + 1 1, 0 + 2 2, सो 1/2। यहां से कितना आ रहा बेटा? 1/2 लिख दिया मैंने।
ओके, लेट्स कम टू द एस प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एस इक्वल टू -2 इसमें पुट कीजिए, इसको छिपा दीजिए, -2 यहां पुट करेंगे, -2 प्लस 1 -1 डिवाइड बाई -2, सो दिस इज नथिंग बट +1/2। ये आया सर। अरे सर समझ में नहीं आया सर, पार्शियल फ्रैक्शन समझ, अरे मैथमेटिक्स में क्या पढ़ के आए फिर, अब मैथमेटिक्स मत खुलवाओ यार, इतना तो पहले भी समझा दिया था, कर लोगे ना बेटा। हाँ ओके चलिए सर, ये आपने तोड़ दिया, अब चुटकी बजा के सर इसका हम लाप्लास लेके आ सकते हैं, आपने सिखा दिया। ओ हो, वही तो मैं चाहता हूं बेटा कि आप चुटकी बजाओ और इसका आंसर लेके आओ गेट में, तो एकदम क्विक तरीके से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ना खुद को, ऐसा थोड़ी ना चीजें आई आराम आराम से कर, आराम से कर रहे, इतने में तो टाइम निकल जाएगा बेटा। सो गेट इज द एग्जामिनेशन ऑफ टाइम ऑल्सो, टाइम को मैनेज कैसे करना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। चलिए ILT लेते हैं, तो जैसे ही ILT लोगे सर हमें C ऑफ T मिलेगा, थोड़ा सा ऊपर कर लू ना, झुकने की क्या जरूरत है। चलो तो C ऑफ T सर जो होगा दैट इज 1/2, 1/s का क्या होता है सर, U ऑफ T। ओके 1/2 इसका क्या होगा बेटा, जल्दी से बोलो। अच्छा कुछ गलती तो नहीं करी मैंने, -2 + 1 तो ये हो गया 1, -4 -2 ये भी बिल्कुल परफेक्ट है, और ये 1/, कोई गलती नहीं की है मैंने, ठीक है। ओके सो e⁻²t u ऑफ t, ये कहां से आया बेटा, सर आपने बता दिया लाप्लास में, तो अब आप कोई बताने की जरूरत नहीं है आपको। और u ऑफ t तो हमेशा देखो, इस c ऑफ t को आप ऐसा भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, e⁻²t, एग्जामिनेशन में सिर्फ ऐसा भी लिखा आ सकता है, तो घबराना मत। u ऑफ t कहाँ गया, अरे u ऑफ t जस्ट एक समझ लीजिए कि सिग्निफिकेंस है उसका इतना ही कि एवरीथिंग इज ग्रेटर देन 0, और कंट्रोल सिस्टम में यही हम करते हैं। इफ यू आर इन कंट्रोल सिस्टम देन बाय डिफॉल्ट दिस, हाँ लाइक इफ यू आर इन जम्मू कश्मीर बाय डिफॉल्ट ठंड है वहां पे, मैं नहीं बोल रहा गर्मी का मौसम फील नहीं करोगे, बट नॉर्थ इंडिया में बाकी स्टेट की तुलना में थोड़ा ठंडा है, सो जम्मू कश्मीर बाय डिफॉल्ट क्या है, ठंडा है। इफ यू आर इन जम्मू कश्मीर बाय डिफॉल्ट ठंडा है, इफ यू आर इन कंट्रोल सिस्टम बाय डिफॉल्ट t इज ग्रेटर देन 0, और वही u ऑफ t शो करता है, u ऑफ t को बारे में आप जानते हैं, ठीक है सर। अब इसका मैं पोस्टमार्टम करना चाहता हूं बेटा, ध्यान से समझना, मान लो इसको ड्रॉ कर दूं मैं आपकी सहूलियत के आधार पे। चलिए तो फिर इसके ग्राफ को क्रिएट करने की कोशिश करता हूं, फिर हम समझेंगे कि क्या क्या हुआ, क्या क्या रहा, क्या क्या आपको सीखना है, ठीक है साहब। चलिए साहब इसकी फाइनल वैल्यू क्या है, कोई बता सकता है सर, जस्ट t की जगह रख दीजिए इनफाइनाइट, सो विल गेट द फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू को ही कंट्रोल की लैंग्वेज में स्टेडी स्टेट बोलते हैं, ठीक है सर। सो 1/2 प्लस e⁻0 1/2 इज द फाइनल वैल्यू। इसका मतलब ये फिगर जो सेटल होगा वो 1/2 पे सेटल होगा, और ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं दिस ग्राफ बिलोंग्स टू C ऑफ t। ओके सर, C ऑफ t है सर, इधर यहां पे है टाइम। ओके नाउ ये जो वैल्यू है दैट वैल्यू इज 1/2। 1/2 इसकी फाइनल वैल्यू है जहां पे ये सेटल होने वाला है। अच्छा सर कोई बता सकता है कि C0 क्या है इसके लिए? बिल्कुल बता देंगे यार, कैसी बड़े बात कर दी आपने। सर 1/2 यहां से आया प्लस 1/2 यहां से आया, सो दिस इज नथिंग बट द 1। तो वेयर इज द 1? सर हियर इज द 1, यहां पे ले लेता हूं मैं, यहां पे 1 वैल्यू है। चलिए भाई साहब ये है वैल्यू 1। इसको एक काम करें, थोड़ा नीचे ले लें, इसको नीचे ले लें, थोड़ा हमें जगह चाहिए। 1/2 में यहाँ रख लेता हूँ, दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/2। ओके एंड वो वैल्यू है 1। ड्रॉ कर दीजिए ना ग्राफ जल्दी से। ओके 0 पे है सर 1, तो यहाँ से चीज़ें स्टार्ट होगी और पूरी कहानी क्या हो जाएगी। देखो ये फैक्टर जो है ना e⁻² ये कम होता जा रहा है, कुल मिला के जो कहानी जो ग्राफ आपका मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलने वाला है। सो दिस इज योर आउटपुट। आपका जो फिगर है, आपका जो रिस्पॉन्स है वो ये होने वाला है। अब
इस रिस्पॉन्स से हम क्या क्या सीखते हैं उसकी चर्चा करते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक है सर, दिस इज द रिस्पॉन्स। ठीक, यदि यही चीज एस डोमेन में देख रहे होते हम तो क्या होता, समझिएगा ध्यान से। एक काम करता हूं, यहां बना लेता हूं। हमारे पास एफ डोमेन भी है, हमारे पास सी ऑफ एस भी है, हमारे पास सी ऑफ टी, ठीक है सर आ गया है, हमारे पास सी ऑफ एस भी है, तो दोनों को एक साथ लिख भी लेता हूं, है ना। सी ऑफ टी इज इक्वल टू 1/2 प्लस ई टू द पावर, यहाँ पे भी 1/2 है बेटा, ठीक है सर। सो 1/2 ई टू द पावर माइनस टी 2t, and the entire thing is multiply with this, and I have the c of s also, that is 1/s गुना s plus 1 divided by s plus 2। ठीक है साहब, और सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय s plus 1 डिवाइड बाय s plus 2। मान लो ये सिस्टम का एस प्लेन में मैं कुछ शो करना चाहूँ, सो दिस इज -2 पोल है एंड दिस इज -1, दिस इज द 0। सिमिलरली आपके पास इनपुट भी है जो कि है 1/s, और ये इनपुट को यदि आप इस डोमेन में शो करना चाहें तो दिस इज इनपुट, यानी कि पोल एट ओरिजिन। ठीक है सब। अच्छा, आउटपुट भी हमारे पास, आउटपुट क्या है, दिस सी ऑफ एस। सी ऑफ एस में ये भी एक पोल यहां भी आ जाएगा, ये भी है, ये भी है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, है ना। आपके इस सिस्टम में जिसमें आपने लिखा है दिस सी ऑफ टी इज इक्वल टू इतना, इसमें एक बहुत ही बढ़िया कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। और उस कहानी के बारे में हम लास्ट टाइम डिस्कशन भी कर चुके। दिस इज द रिस्पॉन्स, सर ये 1 से चला और इस पर्टिकुलर पॉइंट तक ये अपने आप को ट्रांजिएंट स्टेट में रखना है। हमने देखा था ना कि दिस इज नथिंग बट द ट्रांजिएंट पार्ट, जहां वो खुद को वेरी करता रहे। दिस इज नथिंग बट द ट्रांजिएंट पार्ट या ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। और जैसे ही वो सेटल डाउन हो जाए, मतलब उसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो जाए, दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू ना, उसको हमने क्या बोला था बेटा, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। ठीक है, और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स मतलब कांस्टेंट पार्ट है सर, और ये जो है ये वेरिंग है सर। रिस्पॉन्स में ये दो चीजें हमेशा मिलेगी, कुछ पार्ट वेरी करेगा और कुछ कांस्टेंट हो जाएगा, दोनों को मिला के फाइनल आउटपुट लिखेंगे सर। बिल्कुल सत्य बात कह रहे हो। अब आप देखो इस फिगर में, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में देखो, कुछ पार्ट कांस्टेंट है और कुछ वेरिएबल सा है। कांस्टेंट वाला पार्ट कौन सा है, ये 1/2, दिस इज द कांस्टेंट पार्ट। इस कांस्टेंट पार्ट को ही हम ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स बोलेंगे। और जो वेरी कर रहा है, दिस इज, समय के साथ ये वेरी कर रहा है कि नहीं, टी की जितनी वैल्यू रखोगे ये खुद को वेरी करोगे। ये जो रिस्पॉन्स है, ओ सॉरी, ये है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और ये है स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। दिस इज नथिंग बट द स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, हाँ सर। आउटपुट जो है वो कंसिस्ट हुआ है किस से, इससे प्लस इससे, यानी कि हमें कुछ कांस्टेंट चीजें मिलेगी, कुछ वेरिएबल मिलेंगी। ओके, अब यहां ट्विस्ट आ रहा है, ध्यान से समझिएगा। ये जो कांस्टेंट पार्ट है ना बेटा, दिस कांस्टेंट पार्ट, ये किसकी वजह से मिल रहा है पता है, बिकॉज ऑफ इनपुट। कहां है इनपुट, ये 1/s इसकी वजह से मिल रहा है ना। आपने जब इसको तोड़ के लिखा, वही मैं यहां पे इक्वेशन लिख रहा हूं, तो आप समझ जाओगे। ये क्या आया था, 1/s 1/2, और साथ में यहाँ आया था s + 2, ये भी 1/2 था। ये देखो, ये दो पार्ट है आपके इसमें, ये वाला कांस्टेंट पार्ट ये दे रहा है, ये वाला ये दे रहा है। तो ये जो कांस्टेंट वाला पार्ट है दिस, इसमें सिर्फ और सिर्फ पोल किसका है, इनपुट का पोल है। तो ये बिकॉज ऑफ द इनपुट, यानी कि इस सिस्टम को ये कांस्टेंट पार्ट देने के लिए इनपुट की परमिशन लगेगी। इनपुट जो बोलेगा उस हिसाब से ही ये कांस्टेंट पार्ट रहेगा। सब इनपुट का जो भी कहानी रहेगी, देखो इनपुट का ही पोल आ रहा है, ये इनपुट है, इनपुट का पोल आपको यहां दिखने को मिल रहा है। इनपुट का पोल कंट्रीब्यूट दिस स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, मतलब कांस्टेंट रिस्पॉन्स। यानी कि आपने बोला सिस्टम को ये करने के लिए, तो इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं, दिस इज नथिंग बट द फोर्स्ड रिस्पॉन्स। और ये हम टाइम डोमेन एनालिसिस में पढ़ने वाले हैं इन डिटेल। अभी जो महत्वपूर्ण बात बतानी थी उसके लिए मैंने ये ले लिया, समझ गए ना बात।
ओके, अब ये ट्रांजिएंट को देखो, ये ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ये रहा, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को आप देखोगे, ट्रांजिएंट बिकॉज ऑफ दिस मिल रहा है ना भाई, ये टर्म जो है ये ट्रांजिएंट से ये वेरी कर रही खुद को, इसको मैंने ट्रांजिएंट बोला, और ये टर्म मिल रही है इससे, और ये जो पोल है ना भाई साहब वो है ये रहा, यानी कि आपके सिस्टम का जो पोल है S+2, इस पोल की वजह से मुझे मिल रहा है क्या, दिस ट्रांजिएंट पार्ट, समझ रहे हो, ये किसकी वजह से मिला, पोल की वजह से। सो बिकॉज ऑफ क्लोज्ड लूप पोल, सिस्टम का जो पोल है, सिस्टम क्लोज्ड लूप सिस्टम पोल्स, एक से ज्यादा हो सकते हैं तो इसलिए एक जनरलाइज तरीका मैंने लिख दिया। अब यहां से सम अप कर रहा हूं मैं, क्या बोल रहा, यदि आपका रिस्पॉन्स COT है ना, तो ये दो पार्ट से मिलकर बना है, कांस्टेंट पार्ट, वेरिएबल पार्ट, इतना ठीक। कांस्टेंट पार्ट जो है ना वो मिलेगा इनपुट की वजह से, कांस्टेंट पार्ट को लाने का जिम्मेदारी इनपुट की रहेगी, और वेरिएबल पार्ट को लाने की जिम्मेदारी सिस्टम की रहेगी, और सिस्टम के किसकी, सिस्टम के पोल की रहेगी, जीरो की नहीं, सिस्टम का पोल लेके आ रहा है। तो सर इनपुट ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया वो समझ में आ गया, कांस्टेंट पार्ट दिया, सिस्टम के पोल ने क्या कंट्रीब्यूट किया वो भी समझ में आ गया कि वेरिएबल, ये जो वेरिएशन है जो वेरी कर रहा है खुद को, e⁻² टर्म है ये सिस्टम के, तो सिस्टम के जीरो ने क्या किया, फिर सिस्टम के जीरो ने ही ये मैग्नीट्यूड बेटा, ये 1/2 किसने डिसाइड किया, ये 1/2 डिसाइड किया है, ये S+1 और इनपुट सब ने मिलके, ये पोल ने भी मिलके, देखो जब ये 1/2 ये अपन ने बाइफर्केट किया तो ये 1/2 वैल्यू जो यहां आई थी इसमें कौन कौन शामिल था, ये पोल भी शामिल था, ये और ये भी शामिल थे, सब शामिल थे, यानी कि मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड 1/2 कैसे होगा, ये जो यहां पे जो कैलकुलेट कर, इसमें सब हिस्सा ले रहे हैं, इनपुट भी हिस्सा लेगा, ये भी हिस्सा लेगा, ये भी हिस्सा लेगा, यानी कि इनपुट का पोल जिम्मेदारी, इनपुट के पोल जिम्मेदारी रख रहा है कांस्टेंट पार्ट के लिए, साथ में मैग्नीट्यूड के लिए। आउटपुट सिस्टम का जो पोल है, सिस्टम का जो पोल है वो जिम्मेदारी रख रहा है इस ट्रांजिएंट पार्ट की, और पोल जीरो इनपुट पोल ये सब जिम्मेदारी रख रहे हैं मैग्नीट्यूड की। समझ में आई ना बात आपको, इतनी नहीं समझ में आई ना, कोई बड़ी बात अभी तक नहीं बोला हूं मैं, ठीक है सर, एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन। टाइम डोमेन एनालिसिस वाली यूनिट में ये सब पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे क्यों मैं आपके लिए लेके आया, बिकॉज मैं कुछ कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था आपको, ताकि आगे बढ़ूं तो चीजें आपके लिए बड़ी आसान रहे समझने की। सर यहां पे आप क्या समझाना चाह रहे हो, कोई बताएगा, मैं ही बताऊंगा राजा बेटा आपको। देखो आप इस सिस्टम की इनिशियल वैल्यू जो है वो है 1, ये सिस्टम अपने आप को डिके करा और इसकी फाइनल वैल्यू क्या हो गई 1/2, समझ रहे मेरी बात। तो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आ रही है निकल के, और वो ये है कि इससे समझाऊं या किसी और सिस्टम से समझाऊं, वेट ए मिनट लेट मी चेक इट, चलिए किसी और सिस्टम से मैं समझा देता हूं। इस एनालिसिस से इतनी बात समझ में आ गई कि किसका क्या महत्व है, पोल क्या कर रहा है और जीरो क्या कर रहा है, यहां पे इतनी बात समझ में आ गई। अब एक इजी ले लेता हूं, फिर यहां पे आ जाऊंगा, ध्यान से समझना जरा, आओ जरा यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और ये जो कांस्टेंट a लिया है ना, इसकी वैल्यू मैं ले लेता हूं 2 आपके लिए, और 2 यदि इसकी वैल्यू ले लिया तो कहानी क्या बन जाएगी, 2/S+2। बड़ा सिंपल सा है, आप घबराने की जरूरत नहीं है। C(S), यदि ये सिस्टम है, ये इनपुट है, और यहां पे हमें मिलेगा C(S), और C(S) की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 1/S × 2/S+2। आप कर लीजिए पार्शियल फ्रैक्शन, तो आपके पास आएगा S+2, वैल्यू निकालीजिए, सो 2 + 2/2 इज दिस। नाउ S की वैल्यू रख दीजिए -2 जैसे रखेंगे तो 2 - 2 दिस इज नथिंग बट दिस, ये वैल्यू है। आप चाहे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपको यही मिलने वाला है। तो अब ILT बोले तो इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लीजिए, यू विल गेट C(t), तो ये हो जाएगा 1 - e⁻⁻²t,
और साथ में u ऑफ t है। ठीक है, जल्दी से ड्रॉ करने की कोशिश करिए। ठीक है, समझिए बात को। यदि आप 0 की बात करेंगे, 0 पे इसकी वैल्यू आ रही है 0। यदि आप c इनफाइनाइट पे बात करेंगे तो उसकी वैल्यू आ रही है 1। मतलब ये 0 से स्टार्ट होगा, t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट होगा और t इक्वल टू इनफाइनाइट पे खुद को फिनिश करेगा, और जहां पे फाइनल वैल्यू है दैट इज 1 यहां पे सेटल डाउन कर जाएगा, एंड दिस इज नथिंग बट योर c ऑफ t। ग्राफ कैसा बनेगा बेटा? ग्राफ बनेगा ऐसा। ठीक है, अगेन जैसे कि मैंने पहला बताया, ये वाला पार्ट है इसका ट्रांजिएंट पार्ट, ये वाला पार्ट है इसका जो रिस्पॉन्स है दैट इज नथिंग बट द स्टेडी स्टेट पार्ट, और दिस ct is nothing but the total response, and this consists by transient part plus steady state part. Okay sir, everything is crystal clear sir. Transient part किसकी वजह से मिलता है? इस पोल की वजह से मिलता है सर। और ये वाला पार्ट किसकी वजह से मिलता है सर? इनपुट की वजह से मिलता है। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब यहां पे क्या समझाना चाह रहा हूं मैं, ये जो सिस्टम खुद को रेस करना चालू किया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, और ये रेस करते करते खुद को 63% ऑफ द फाइनल वैल्यू, इसके लिए इसकी फाइनल वैल्यू क्या है? 1 है। फाइनल वैल्यू के 63% तक खुद को रेस कर ले, मतलब यहां चला और समझ लीजिए कि यहां तक आ गया ये। ठीक है, ये 63% मान लेते हैं। तो 63% ऑफ द फाइनल वैल्यू तक जाने में इसको कुछ टाइम लग रहा होगा ना? बिल्कुल लग रहा होगा सर। आइए जरा इनपुट को एनालिसिस करते हैं। c ऑफ t इज नथिंग बट 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2t। 63% ऑफ फाइनल वैल्यू 1 है, उसका 63% इज नथिंग बट 0.63 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2t। सो e टू द पावर माइनस 2t इज इक्वल टू 0.37। सो यहां से इस t की जो वैल्यू आई वो आ रही है 1/2। कैलकुलेटर से करके देखिए जरा, मैं भी देखता हूं। आप दोनों तरफ लॉग लेंगे, ln 0.37 की वैल्यू आ रही है -1, दिस इज 2। ओहो, बहुत ही अच्छी कहानी यहां से निकल के आई। इतना टाइम लगेगा, और ये सेकंड में है, ऑब्वियस सी बात है। यानी कि इसको 63% खुद को रेस करने में, ठीक है, ये ले लीजिए 0.63 ऑफ फाइनल वैल्यू रेस करने में ये जो समय लगा, इस समय को हम बोलते हैं टाउ, यानी कि टाइम कांस्टेंट। वाह सर, इसको आपने एक स्पेशल नाम दे दिया, और उस स्पेशलिटी का नाम है टाइम कांस्टेंट। वाह, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। इसके इर्द गिर्द क्वेश्चन आते हैं। सिस्टम का रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स कौन सा रिस्पॉन्स? स्टेप रिस्पॉन्स। किसी पर्टिकुलर सिस्टम को स्टेप इनपुट दे दीजिए तो स्टेप रिस्पॉन्स, उसका स्टेप रिस्पॉन्स खुद को फाइनल वैल्यू का 63% तक पहुंचने में जितना समय लेगा उसे टाइम कांस्टेंट कहते हैं। और इसकी वैल्यू इंटरेस्टिंगली आ रही है 1.2। इंटरेस्टिंगली इसलिए क्योंकि सर इस सिस्टम का जो पोल है एकमात्र वो है -2, और इस पोल का इनवर्स ही आ रहा है टाइम कांस्टेंट। सो टाइम कांस्टेंट डायरेक्टली हम किसी भी फंक्शन सिस्टम के लिए निकाल सकते हैं, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रियल वैल्यू ऑफ पोल्स। रियल वैल्यू ऑफ पोल्स, सॉरी, रियल वैल्यू ऑफ पोल। जैसे कि यहां पे इसकी देखो, कॉम्प्लेक्स पोल भी हो सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स पोल में भी आप रियल वैल्यू को चुनना। जैसे कि टाइम कांस्टेंट यहां हो जाएगा, मैग्नीट्यूड लेना है रियल, नेगेटिव रियल, या फिर रियल जस्ट वैल्यू उसका -2 है, और -2 वैल्यू पुट कर दीजिए। सो दिस इज नथिंग बट 1/2 सेकेंड। यही टाइम कांस्टेंट हम कैलकुलेट करके आए हैं। तो टाइम कांस्टेंट क्या होता है वो आपकी खोपड़ी में उतर गया ना। अब सर टाइम कांस्टेंट आप किसी सिस्टम के रिस्पेक्ट में दे रहे हो, टाइम कांस्टेंट तो आप सिस्टम का बोल रहे हो ना सर, तो उसके रिस्पॉन्स से आपको क्या लेना देना भाई? इनपुट रिस्पॉन्स को अफेक्ट करता है ना, इनपुट के आधार पर रिस्पॉन्स मिलता है, और आप टाइम कांस्टेंट किसी भी सिस्टम के लिए बता रहे हो,
तो सिस्टम के लिए बताते हैं ना बजाय आउटपुट के। तो एक काम करते हैं ना, इससे सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को देख लो, और सिस्टम इज डिनोटेड बाय जी ऑफ एस इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई एस प्लस 2, यही है ना। तो चलिए इसके रिस्पेक्ट में भी टाइम कांस्टेंट दे सकते हैं, और वो टाइम कांस्टेंट इसके रिस्पेक्ट में यदि देना है तो वो क्या होता है जरा देखिए। सबसे पहले तो इसको टाइम डोमेन में लिखिए, 2 इंटू e - 2t, u ऑफ t इज देयर, ओके। नाउ इसके रिस्पेक्ट में टाइम कांस्टेंट ये बोलता है कि ये अपनी इनिशियल वैल्यू का, सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, इसकी वेवफॉर्म समझिए कर लेते हैं हम, ड्रॉ लीजिए समय के साथ इसका क्या रिलेशन है। ओके, 0 पे क्या मिलेगा, z0 मिलेगा 2, z इनफाइनाइट मिलेगा कितना बेटा 0, आपको सब पता है जी। सो दिस इज वैल्यू 2 और इनफाइनाइट पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ये इसका रिस्पॉन्स है। तो ये बोलता है इसके लिए टाइम कांस्टेंट क्या बोलता है, टाइम कांस्टेंट ये बोलता है कि ये अपनी इनिशियल वैल्यू का 37% तक चला जाए, ड्रॉप कर दे। समझिएगा बात को। टाइम रिस्पॉन्स इसके लिए कैसे डिफाइंड है, सिस्टम के लिए, सिर्फ और सिस्टम के लिए। अब ये तो डिके फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है नहीं, तो डिके फंक्शन के लिए डिके वाला करना पड़ेगा। ये अपनी इनिशियल वैल्यू का, हियर इज द इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू से 0.37 तक ड्रॉप कर जाए, 37% तक, यानी कि 0.37 तक ड्रॉप, यानी कि नीचे से वही 0.63 ऊपर से 0.37 नीचे, कहानी वही है। यदि ये रेजिंग फंक्शन होता, इंक्रीजिंग फंक्शन, तो 63% ऑफ द फाइनल वैल्यू। चूंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इसकी इनिशियल वैल्यू का, दिस इज द इनिशियल वैल्यू, ध्यान रखिएगा। सो इनिशियल वैल्यू का 0.37 ड्रॉप करना है, मैं बोल रहा हूं, नॉट द 2 का 0.37% नहीं लेना, ये 0.37% यहां से ड्रॉप कर जाए, ठीक है, तो उसको बोलेंगे टाइम कांस्टेंट। जैसे कि ये मैं बोला g ऑफ t इज इक्वल टू 2 e - 2t, है ना, ये लिख दिया मैंने। अब इसको 0.37 तक गिराना है, इनिशियल वैल्यू का 0.37 तक गिरा दो, यानी कि कुल मिला के मतलब 0.37 तक ही लेके आना है। ऐसा नहीं करना, हाँ बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि 2 से 0.37 नीचे। एक काम करो, इसको 0.37 तक नीचे गिरा दो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, समझो ध्यान से, आपको नीचे गिरना है। तो कहानी को वही है जैसे अपन ने रेजिंग में देखा, 0.637% अटेंड कर ले, अब यहां से गिर रहा है, ये 0.637 अटेंड करेगा, मतलब कुल मिला के इसकी खुद की वैल्यू 0.37 तक पहुंच जाएगी। अरे ये खुद को यदि 63% तक ड्रॉप कर लिया, इसका मतलब ये ड्रॉप होते होते कहां तक पहुंच गया, 0.37% तक, यानी 37% तक पहुंच गया। तो एक काम करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू लिख लेते हैं, 2 की 37% वैल्यू तक पहुंचने में जितना समय लगा, दैट इज द टाइम कांस्टेंट। सो जैसे ही आप करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी t = 1/2 सेकेंड। सर बिल्कुल क्लियर है, या तो 37% ऑफ द इनिशियल वैल्यू ले लीजिए, और यदि फंक्शन रेजिंग है तो क्या ले लीजिए, दिस। अब टाइम क्वेश्चन बताना इसलिए अनिवार्य था बेसिक्स में, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा हमसे, इसीलिए बताना अनिवार्य है। क्लियर है? थोड़ा बोरिंग लगा क्या आज का लेक्चर? बोरिंग की जरूरत नहीं है, इन कॉन्सेप्ट को फिर से हम देखने वाले हैं, लेकिन बेसिक्स में जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा वहाँ इनकी ज़रूरत लगेगी, इसलिए थोड़ा सा बताना ज़रूरी था। और डिटेल में डायरेक्ट भी लिखवा सकता था कि टाइम कांस्टेंट इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ द रियल वैल्यू ऑफ द पोल्स, मैं बिल्कुल बोल सकता था आपको, बट मेरा मन नहीं था। ये डिटेल समझाने के चक्कर में 2-3 अच्छी चीज़ें हो गई, और वो ये हो गई कि पोल कैसे इम्पेक्ट करता है सिस्टम में, वो आपको समझ में आ गया अच्छे से। ये सिस्टम का जो पोल होता है वो कैसे अफेक्ट करता है सिस्टम में, ट्रांजिएंट पार्ट को इंट्रोड्यूस करता है, जो भी इनपुट देते हैं वो कांस्टेंट पार्ट को इंट्रोड्यूस करता है, और यदि उसमें जीरो हुआ तो वो जीरो और सब मिलके क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड कंट्रीब्यूशन करेंगे। समझ गए? ये अच्छी बात हमें जानने को मिली, ये गहरी बातें हैं। वो गहरी बातें बेटा कब
याद आती है जब पेपर टेढ़ा आ जाता है, सरल वाला सब कर ले, जब टेढ़ा आ जाता है तो टेढ़े में आपके पास कितना नॉलेज है उसका बहुत महत्व है। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलेंगे बच्चों और डिस्कशन करेंगे। देखो टाइम कांस्टेंट सब पढ़ा है, ढेर सारे क्वेश्चन भी है हमारे पास, ऐसा मत सोचिएगा कि कहाँ है क्वेश्चन। और मैंने एक और बात बोल दी, हाँ यहाँ पे जो जनरली बच्चे गलती करते हैं कि यदि उनके पास कॉम्प्लेक्स पोल्स आ जाएं, कॉम्प्लेक्स पोल आ जाएं यानी कि यहाँ और यहाँ इस टाइप के पोल आ जाएं, तो रियल वैल्यू जो लेना टाइम कांस्टेंट, वो क्या लेना, टाइम कांस्टेंट निकालते टाइम कांस्टेंट नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ 1 अपॉन रियल वैल्यू ऑफ द पोल। मान लो फॉर एग्जांपल ले ही लेते हैं, समझा ही देते हैं आपको। सपोज ये पोल्स जो हैं सिस्टम में वो है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, फॉर एग्जांपल -1 + -2j ये ले लिया। इस फंक्शन का यदि टाइम कांस्टेंट पता करना हो ना तो वो क्या होगा बेटा, 1/1 यानी कि 1 सेकेंड होगा टाइम कांस्टेंट। अच्छा सर, अब एक और बात ध्यान से सुनिए, टाइम कांस्टेंट से आपको एक और चीज पता चल रही है और वो ये पता चल रही है कि सर हाँ, दो अलग अलग सिस्टम है, एक का टाइम कांस्टेंट ज्यादा है, एक का टाइम कांस्टेंट कम है। इसका मतलब क्या हुआ आप बताएं? अरे टाइम कांस्टेंट कम है का मतलब है कि वो बड़ा फास्ट है, ये 63% अटेंड करने में कम समय लग रहा है। दो फंक्शन है, अच्छे से इस पेज पे लेने दो यार, चलो ध्यान से सुनना। एक है आपके पास τ1 = 1 सेकेंड और एक है τ2 = 2 सेकेंड। ये अपनी फाइनल वैल्यू का 63% रेस करने में 1 सेकेंड ले रहा है और ये अपनी फाइनल वैल्यू का लेने में 2 सेकेंड ले रहा है। तो ये सिस्टम ज़्यादा फास्ट है, ध्यान रखिएगा, और ये जो है सिस्टम वो स्लो है। सिंपल सी कहानी है सर, है ना। अब चूंकि टाइम कांस्टेंट रेसिप्रोकल ऑफ द पोल हो गया, इसका मतलब ध्यान से सुनिएगा, मान लो दो सिस्टम है, अलग अलग सिस्टम है, एक का पोल है -2 और एक का है -3, दोनों अलग अलग हैं, एक जगह से बता रहा हूं मैं। यदि टाइम कांस्टेंट इसकी बात करते तो टाइम कांस्टेंट होता 1/2, इसका टाइम कांस्टेंट होता 1/3, है ना। अब आप देखो कौन सा कम है, सर ये वाला कम है क्योंकि इसकी वैल्यू जो है दैट इज द 0.33 सेकेंड्स, इसकी है 0.5 सेकेंड्स। सर ये वाला सिस्टम जो होगा वो फास्ट होगा और ये वाला जो होगा वो स्लो होगा। तो यहां से ये सीखे कि जो पोल जितना अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, जो किसी सिस्टम के पोल्स यदि अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, मतलब सिस्टम जो है ना वो फास्ट है। क्या फास्ट है उसका? ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स फास्ट है उसका, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स फास्ट है, क्योंकि ट्रांजिएंट से ही तो देखा ना हमने, वो रेस कर रहा है खुद को, वो ट्रांजिएंट पर बहुत फास्ट है। ठीक है ना। अगली क्लास में मिलेंगे और हम जानेंगे डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट के बारे में, और डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद हम एंटर करेंगे फाइनल वैल्यू थ्योरम, इनिशियल वैल्यू थ्योरम में। बने रहिए, बहुत जल्दी थियरी वाइंडिंग होगी और हम करेंगे चर्चा ढेर सारे क्वेश्चंस पे, और क्वेश्चंस को जब करेंगे तो मजे के साथ करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कहाँ स्टूडेंट्स इन जनरल गलती करते हैं और कहाँ होशियार बनते हैं, कहाँ डिमोटिवेट हो जाते हैं, सारी चीज बेहतरीन तरीके से चर्चा की जाएगी। मिलूंगा अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।